हेलो नमस्कार, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। तो आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान में ब्लड की, रक्त के बारे में या रुधिर के बारे में हम पढ़ेंगे। और उम्मीद करूंगा कि जब मैं रुधिर आपको पढ़ाऊंगा तो फिर आगे आपको कोई समस्या नहीं होगी। रुधिर या ब्लड से कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा तो आप उसको आसानी से क्रैक कर देंगे, आप उसको आसानी से जो है कर ले जाएंगे। आप सबको पता है ब्लड या रुधिर की बात करें तो आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ा ही होगा। ऑनलाइन तो इतने लोगों ने पढ़ाया है कि आपको एक एक चीज़ इसकी पता होगी, और इसके बावजूद आप मुझसे अगर पढ़ रहे हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो आपको कुछ या बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी जो आपने पहले नहीं पढ़ी हैं। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए, कई सारे पार्टों में बनेगा वीडियो। ब्लड को हम कुछ इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि कोई समस्या आपकी ब्लड से अब रहने वाली नहीं है, बचने वाली नहीं है। तो ये वीडियो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो ये यूपीएसआई, बिहार एसआई, दिल्ली कांस्टेबल, आपकी रेलवे एनटीपीसी की बात करें और रेलवे जो ग्रुप डी है उसकी बात करें तो उसके लिए काफ़ी जो है ये सहायक होगा और काफ़ी हेल्प करने वाला होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड की बात करते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ब्लड है क्या, रुधिर या रक्त है क्या। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है या रुधिर क्या है? एक संयोजी ऊतक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब तरल संयोजी ऊतक है या संयोजी ऊतक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ब्लड क्या कर रहा है कि हमारी पूरी बॉडी को या हमारे पूरे शरीर को एक दूसरे से क्या कर रहा है, कनेक्ट किए हुए है, जोड़े हुए है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर समझाना चाहूँ तो ये फिंगर आप ले लीजिए। इस फिंगर की अगर हम बात करें तो देखिए, इस फिंगर में आप क्या कीजिए कि यहाँ पर एक जो है धागा ले लीजिए, मजबूत सा धागा, और उसको क्या कीजिए कि बहुत टाइट जो है लपेट दीजिए। यहाँ पर 2-3 घंटे, 4 घंटे, 10 दिन, 12 दिन आप इसको लपेटे रहिए, और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी ये फिंगर इतनी, जो इधर वाली लाइन के इधर वाली जो फिंगर है, ये कटकर नीचे आ जाएगी, या इसमें सड़न स्टार्ट हो जाएगी, पस बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि इस वाले हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का जो संचरण है वो नहीं हो पा रहा था, इसलिए ये वाला हिस्सा जो है इस मुख्य वाले हिस्से से क्या हो गया, आपका अलग हो गया। तो ऐसे में ब्लड क्या करता है, आपको याद रखना है कि वो इन दोनों को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, या हम कहें तरल संयोजी ऊतक है। अब आगे अगर हम समझें तो याद रखिए कि ब्लड शिराओं के माध्यम से हृदय में जमा होता है। कहाँ पर? शिराओं के माध्यम से हृदय में या आपके दिल में या आपके हार्ट में जमा होता है, और फिर उसके बाद धमनियों के माध्यम से पूरे शरीर में क्या हो जाता है, परिसंचरित हो जाता है। ये एक प्रोसेस है, आप सब लोग जानते हैं। इस पर आगे हम विस्तृत तरीके से बात भी करेंगे। अब एक मुख्य प्रश्न आता है कि ब्लड की मात्रा से कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। सामान्यतः आपसे पूछा जाता है मनुष्य में ब्लड कितना होता है, तो आप 5 से 6 लीटर बताते हैं। महिलाओं में थोड़ा पुरुषों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, आपको पता है। लेकिन यही प्रश्न कभी कभी घुमाकर पूछ दिया जाता है और 2 तरीकों से पूछा जाता है, उनको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर मनुष्य के शरीर में अगर रक्त की या ब्लड की मात्रा की बात करें तो शरीर के भार का लगभग 7 से 8%, यानी इस प्रकार से ऑप्शन अगर दिया रहता है कि मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है, ऑप्शन ए शरीर के कुल भार का 8 से 10%, शरीर के कुल भार का 8 से 7%, 7 से 8%, इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाना चाहिए, 7 से 8%। टोटल हमारा जो वेट होता है उसका 7 से 8% वेट क्या होता है, ब्लड का होता है। उसके बाद बात करें तो एक और होता है शरीर के भार का 9/13वां भाग। ऐसे प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य के शरीर में ब्लड की मात्रा होती है, ऑप्शन दे देगा शरीर के कुल भार का 9/10वां भाग, 9/13वां भाग, 9/15वां भाग, तो तब आप क्या लगाएंगे, 9/13वां भाग। और सामान्य तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटअप होता है, तो 5 से 6 लीटर आप लगाएंगे। इतनी बात मैं समझ रहा हूं आपको समझ में आ गई होगी। अब एक प्रश्न और बनता है, वो प्रश्न ये होता है, आपसे पूछा जाता है, क्या ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है स्टडी ऑफ ब्लड। स्टडी ऑफ ब्लड अगर ब्लड के अध्ययन या रक्त के अध्ययन की बात करता है, या रक्त से संबंधित जो बीमारियां वगैरह होती हैं, जो भी उसका ब्लड का अध्ययन वगैरह किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको कहा जाता है हीमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं इसको, हीमेटोलॉजी।
लॉजीज को बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 प्रश्न आपके जो हैं इनको आपको याद रखना है। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है, रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है या तरल संयोजी ऊतक है, या अंग्रेजी में कहें तो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। इतनी बात उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आई होगी। अब अगर हम बात करें रक्त के फंक्शन की, तो उनको हम बाद में बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि रक्त के बहुत सारे काम हैं। रक्त ही है जो हमको जीवित किए हुए है, जिंदा किए हुए है, तो उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में हैं, उन पर हम बात करते रहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ जाएं। उम्मीद कर रहा हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की ओर, तब हमारे पास अगला पॉइंट आता है ब्लड जो होता है उसका स्ट्रक्चर, यानी संरचना की बात करें। ठीक है, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं, उनकी अगर बात करें तो अब उसको देख लेते हैं। यानी अगला जो हमारे पास हेडिंग है वो क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड। अब स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड की बात करें तो याद रखो इसमें 2 चीजें मिली होती हैं, 2 चीजें होती हैं स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड की अगर बात करें तो। एक होता है प्लाज्मा, आप सब लोग इसके बारे में जानते हो, जब से कोविड-19 आया है तब से प्लाज्मा थेरेपी का नाम आपने खूब सुना होगा। ठीक है, तो प्लाज्मा, आप इसको हिंदी में भी प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लाज्मा। एक इसका भाग होता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा, और दूसरा जो इसका भाग होता है दोस्त उसको कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, रुधिर कणिकाएं। क्या बोलते हैं इनको? रुधिर कणिकाएं। अब रुधिर कणिकाओं की बात करें या इनको रुधिराणु भी कहा जाता है, तो रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? आपका कंप्लीट ब्लड बनता है। ठीक है, अब रुधिर कणिकाओं की बात करें तो रुधिर कणिकाओं में आप 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं को पढ़ते हैं। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाओं को पढ़ते हैं। एक आपकी होती हैं आरबीसी, और दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी, और तीसरी जो रुधिर कणिकाएं होती हैं इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको? प्लेटलेट्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्लियर इतनी बात? उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो आज वाले वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले प्लाज्मा को पढ़ेंगे और उसके बाद रुधिर कणिकाओं को हम उठाएंगे। देखिए, ये बहुत छोटा सा पार्ट अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट किए हैं। रुधिर में जितनी भी चीजें होती हैं वो सब हम पढ़ेंगे, वंशानुगति वगैरह, गुणसूत्र वगैरह जो भी होता है सब हम इसी में आपको जो है खत्म करके, ब्लड ग्रुप वगैरह जो होता है सब खत्म करके इसी में ही दिखाएंगे आपको या बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं? प्लाज्मा को स्टार्ट करते हैं। अब प्लाज्मा के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, अब देखिए प्लाज्मा की अगर बात करें तो यहां पर हेडिंग हमने डाल ली प्लाज्मा। प्लाज्मा, अब एक इमेज यहां पर आप देख रहे हैं, फिगर यहां पर बना हुआ है। इस फिगर को मान लीजिए कि ये आपके शरीर की कोई वेसल है, ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल मतलब रक्त वाहिनी है, जिसमें रक्त आपका इधर से उधर आपका परिसंचरण करता है या इधर से उधर दौड़ता है। ये आपके शरीर की कोई ब्लड वेसल है। अब इस ब्लड वेसल में क्या है कि रक्त आपका इधर से उधर दौड़ रहा है। ठीक है, अब ये जो अंदर आप देख रहे हैं ये रक्त भरा हुआ है, जिसमें आपको रेड कलर का एक ये गोल गोल गोला दिख रहा होगा, एक ये ब्लू कलर का दिख रहा है, एक ये ब्लैक कलर का दिख रहा है, और बाकी हिस्सा आपको जो है व्हाइट दिख रहा है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है इसमें जो ये रेड कलर वाला है इसको कहा जाता है आरबीसी। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अब ये जो ब्लू मैंने बनाया है यहाँ पर समझाने के लिए, ये क्या है आपका डब्ल्यूबीसी है, और ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं इनको दिखाया है प्लेटलेट्स के रूप में। बाकी जो व्हाइट वाला ये हिस्सा बच रहा है, ज्यादातर व्हाइट वाला हिस्सा, इसी को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा। ठीक है, और प्लाज्मा के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं, इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास क्या होना चाहिए प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा है क्या और इसका नेचर कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, ये हल्के पीले रंग का जो है एक द्रव होता है जो कि क्षारीय होता है। यानी पहला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हैं कि ये हल्के पीले रंग का कैसा क्षारीय द्रव होता है। याद रखिएगा,
कलर इसका कैसा है, हल्का सा पीला है, और इसका नेचर कैसा है, क्षारी है। ठीक है, अम्लीय नहीं है, क्षारी नेचर का, हल्के पीले रंग का होता है। यहाँ पर हल्का पीला रंग नहीं दिखा सकते थे तो वाइट आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो प्लाज्मा की अगर हम अभी बात कर रहे हैं और इसको प्रॉपर तरीके से आप जो है समझिए। अब अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा होता है, ब्लड में अगर इसकी मात्रा की हम बात करें, यानी ब्लड में अगर हम देखें तो ब्लड में लगभग 55% इसकी मात्रा होती है। कितनी होती है? ब्लड में लगभग 55% इसकी मात्रा होती है। कभी कभी इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है, ऑप्शन दे देता है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, इस प्रकार से, तो 55 से 60 आपको लगाना। इस प्रकार से ऑप्शन देगा केवल 55, 50, 45, तो आपको क्या लगाना है, 55%। और अगर आपको इस प्रकार से ऑप्शन देता है तो आपको लगाना है 55 से 60%। ठीक है, क्या लगाना है, 55 से 60% लगाना है। तो प्लाज्मा की ये मात्रा होती है किसमें, ब्लड में। उम्मीद कर रहा हूं चीजें आप समझ रहे हैं। अब इसके बाद अगर बात करें, अब हम प्लाज्मा को अगर पढ़ना चाहें तो ये प्लाज्मा आप यहां पर देख रहे हैं, इस प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तो सर्वाधिक मात्रा में होता है जल। ठीक है, अब अगर हम अगला पॉइंट देखें तो याद रखिएगा कि प्लाज्मा में लगभग 90% जल होता है। कितना होता है, लगभग 90% जल होता है। अब हम प्लाज्मा की बात करें, ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा ये या ये थी, ठीक है, लेकिन अगर हम प्लाज्मा की बात करेंगे तो प्लाज्मा में मोस्टली क्या होता है, आपका जल ही होता है। कितना, लगभग 90% जल। ठीक है, प्लाज्मा में लगभग 90% क्या होता है, जल होता है। उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा समझ में, और आसानी से आ रहा होगा। ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी हैं। अब इसके बाद अगर बात करें, जल हो गया, इसके बाद अगर बात करें कि प्लाज्मा में इसके अलावा प्लाज्मा में लगभग 9% प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब याद रखिए, ये जो 9% प्रोटीन आप देख रहे हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लाइन होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि आपको अब बताना है कि प्लाज्मा में जो 9% मुख्य प्रोटीन होते हैं, उनमें से मुख्य प्रोटीन कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं अल्बुमिन। कौन सा? अल्बुमिन। और दूसरा होता है ग्लोब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन है। ठीक है, और एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोनोजन, नोजन या नोजन करके जो भी आपको मिल जाता है, याद रखिएगा। एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन और आपका फाइब्रोनोजन। ठीक है, ये तीन मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं, किसमें मौजूद रहते हैं, प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा, आपसे ये नहीं कहा गया है कि प्लाज्मा में बनते हैं, आपको केवल ये कहा गया है कि ये प्लाज्मा में मौजूद रहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, निर्माण इनका अलग अलग जगह पर होता है, इनका जो है ये मैन्युफैक्चर अलग अलग जगह पर होते हैं, लेकिन मौजूद कहाँ पर रहते हैं, ये प्लाज्मा में। लगभग 9% प्रोटीन जो है प्लाज्मा में मौजूद रहता है, और उनमें से तीन प्रमुख प्रोटीन जो आप देख रहे हैं, एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन और आपका फाइब्रोनोजन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और यहाँ से प्रश्न भी आता है, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में होता है या प्लाज्मा में नहीं होता है। तो आप याद रखिएगा, इन्हीं में से ऑप्शन आपको मिलता है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रोटीन है हमारे प्लाज्मा के या हमारे रक्त के या हमारी बॉडी के लिए। क्लियर इतनी बात? अब आगे अगर बात करें दोस्त, तो एक पॉइंट आप और समझ लीजिए। एक पॉइंट आपको ये समझना है कि इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है, वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपने ले लिया होगा। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और बता देता हूँ कि इसके अलावा अगर हम बात करें तो 0.1% जो है लगभग, या हम कहें कि इसमें 0.9%, 0.1 नहीं, 0.9% लगभग जो है इसमें लवण जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, तमाम सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा जो शेष चीज़ें बचती हैं उसमें अम्ल हो गए, शर्करा हो गई, क्रिएटिनिन हो गया, तमाम चीज़ें जो हैं और इसमें पाई जाती हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको फोकस किस पे होना है, फोकस होना है ये जो प्रोटीन आपको दिख रहे हैं इन पर। बाकी प्लाज्मा के और बाकी जो काम होंगे वो धीरे धीरे सब आपको पता चलते रहेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक बेसिक सा एक
ओरल सा इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा एक्चुअली है क्या। ठीक, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब इसको मिटा दे रहा हूँ और इन प्रोटीन के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्बुमिन की। अब ये एल्बुमिन प्रोटीन जो आप देख रहे हैं, ये किस प्रकार का प्रोटीन है, क्या करता है, उन सब पर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, उन सब पर चीज़ें हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। एल्बुमिन की अगर बात करें, एल्बुमिन प्रोटीन, ठीक है, एल्बुमिन प्रोटीन, इसकी अगर बात करें तो सबसे पहले आप समझ लीजिएगा कि इसका निर्माण कहाँ पर होता है। इसका निर्माण लीवर में होता है। अगर इसके निर्माण की बात करेगा दोस्त, तो निर्माण इसका कहाँ हो रहा है, लीवर में, जिसको हिंदी में कहा जाता है यकृत। यकृत में इसका निर्माण हो रहा है। अगर इसके कार्य की बात करें कि कार्य क्या कर रहा है, तो आप समझिए ये क्या करता है, जो शरीर की क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करता है, और उसके बाद जो हार्मोन होते हैं और साथ ही साथ जो अन्य पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता करता है। आप सबको पता होगा कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, या एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, वो क्या निकालती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ठीक है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं दोस्त, याद रखिए, ये किसका उत्सर्जन करती हैं, ये हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं। किसका, हार्मोन का उत्सर्जन करती हैं। अब ये जो हार्मोन हमारे शरीर में उत्सर्जित होता है, इसको हर कोशिका के पास पहुंचाना, ठीक है, या इसके परिसंचरण में सहायता करना, ये किसका काम है, एल्बुमिन प्रोटीन का काम है। क्लियर है, लिखे दे रहा हूं जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अब देखिए, समझिए कार्य क्या कर रहा है, ये हमारे शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित कर, क्या कर रहा है, क्रियाओं को नियंत्रित कर हार्मोन्स और अन्य पदार्थों के परिसंचरण में सहायता करता है, परिसंचरण में सहायता करता है। देखिए, बहुत डॉक्टर आपको नहीं बनना है, लेकिन इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि कौन सा प्रोटीन क्या कर रहा है। तो याद रखिए, एल्बुमिन कभी भी आपके सामने आता है तो लीवर में बनता है, रहता प्लाज्मा में है, और ये हार्मोन्स के परिसंचरण में सहायता करता है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है इतनी बात। चलिए, अब इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा नाम आता है ग्लोब्यूलिन का। ठीक है, दूसरा नाम कौन सा प्रोटीन है, याद रखिए, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब इसकी अगर बात करें, देखिए ये प्रोटीन मैं आपको बता चुका हूं। कब मैंने बताया है, जब आपको एंटीबॉडीज पढ़ाया था। अब ये जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसका नाम बड़ा मुझे दिक्कत होती है बोलने में, ठीक है, आप समझ जाइएगा। अब इस प्रोटीन की अगर बात करें तो ये 3 टाइप का होता है, याद रखिएगा, 3 टाइप का होता है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है दोस्त कौन सा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ये 3 प्रकार का ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है 3 प्रकार का, अल्फा, बीटा, गामा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि इसमें से ये जो अल्फा, बीटा, गामा है, ये दोनों लगभग एक जैसा कार्य करते हैं। ये दोनों एक जैसा कार्य करते हैं, और ये जो गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन आप देख रहे हैं, इसका कार्य इन दोनों से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है, जुदा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अल्फा बीटा जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, इसको हम लोग समझते हैं इसका काम क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों क्या करते हैं, ये आयरन, लिपिड्स और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों की अगर बात करें तो ये आयरन, लिपिड्स या लिपिड तथा फैट सॉल्युबल विटामिन या विटामिन्स को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायता करते हैं, को सभी सेल्स तक पहुंचाने में सहायता करते हैं।
सहायता करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा। तो अल्फा और बीटा जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये क्या कर रहा है, ये आयरन को, लिपिड्स को तथा फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उनकी बात करें तो वो कौन होता है, ए, डी, ई और के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। इनको ये क्या कर रहा है, जो हमारी सेल्स होती हैं वहाँ तक पहुँचाने में सहायता कर रहा है कौन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, और उसका कौन सा पार्ट, अल्फा और बीटा। अब बात करें अगर गामा की, गामा क्या कर रहा है भाई, तो आपको अगर याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया था एंटीबॉडी के बारे में पढ़ाया था, एंटीबॉडीज़ के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। और एंटीबॉडीज़ में मैंने बताया था कि ये क्या है, ये आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन है। क्या है, ये ग्लोबुलिन प्रोटीन है। और कैसी ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये आपकी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। कैसी है, गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, आपको याद रखना है। इनका निर्माण कहाँ पर होता है, एंटीबॉडीज़ का, वो आप सबको पता था WBC में, लेकिन ये है किस प्रकार की प्रोटीन, एक तरीके से देखें तो आपकी गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो इसका पार्ट है ग्लोबुलिन गामा वाला, ये किस में काम कर रहा है, ये आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करने में काम कर रहा है, या जो आपकी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनते हैं उनके निर्माण में क्या कर रहा है, ये भूमिका निभा रहा है, अपना महत्वपूर्ण काम कर रहा है। तो इसका भी काम आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ें आपको पता चली हैं, जो 3 महत्वपूर्ण प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं उनमें से 2 के बारे में, एक आपका एल्बुमिन और दूसरा आपका ग्लोबुलिन, इनके बारे में आपको पता चला है। अब एक बचा है कौन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। फाइब्रिनोजन की अगर बात करें तो वो जो रक्त का थक्का बनता है उसमें जमने में सहायता करता है। उस पर हम बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे जब इसी टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ेंगे रक्त का थक्का जमना या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, तब हम फाइब्रिनोजिन को बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट हैं जो शायद आपने इससे पहले पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। तो छोटा सा आपको समझ में आया प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, आगे इस पर और बातें होती रहेंगी, इसका उपयोग होता रहेगा। अब हम आज एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, मतलब इसी में एक और की बात कर लेते हैं, तो उस पर आ जाते हैं। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, अगर नहीं लिया है तो फट से आप ले लीजिए। चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ ले लिया होगा। 1 सेकंड रुक जाइए जरा। हाँ, अब आ जाते हैं आगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो पसंद आता है दोस्त, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक हूं आपको लाइव पढ़ाने के लिए, क्योंकि लाइव जैसे ही मिलेगा मैं आपको हर चीज़ का वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। बस समस्या मेरे सामने यही है कि मुझे लाइव ऑप्शन नहीं मिल रहा है। उसकी वजह है सब्सक्राइबर, बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी, और पता नहीं कम क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और शेयर करते रहिए दोस्तों को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को पहुँचेगा, तभी तो लोग सब्सक्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं रुधिर कणिकाओं की। अब देखिए, रुधिर कणिकाओं की बात अगर की जाए, रुधिर कणिकाओं की अगर बात की जाए तो आप याद रखिएगा, मैंने आपको इसमें 3 बताए हैं। 3 कौन कौन बताए हैं, RBC, WBC और आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। 3 रुधिर कणिकाएं बताई हैं। रुधिर कणिकाओं की बात करें तो लगभग 40% इनका होता है, लेकिन अगर उस प्रकार से आता है तो 40 से 45%, ठीक है। केवल इस प्रकार से ऑप्शन रहते हैं, रुधिर कणिकाओं की संख्या होती है 40%, 45%, 50%, 55%, तो आपका उत्तर 45%। और ऐसे आता है 40 से 45%, 45 से 50%, 50 से 55%, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए 40 से 45%। ये इनकी संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। इन सब में अगर बात करें तो इन सब में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स की होती है। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो ग्लोबोमिन है, जो आपका एल्बुमिन है और जो फाइब्रिनोजन है, इनमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो आपको याद रखना है, इसमें एल्बुमिन जो प्रोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है बाकियों की तुलना की अगर हम बात करें तो, ठीक, एल्बुमिन ज़्यादा होता है। इसमें अगर बात करें तो RBC सबसे ज़्यादा होती है। तो आज हम इनमें किसको स्टार्ट करने वाले हैं, RBC को ही स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, और बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं कि आपको किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, ठीक। चलो,
अब देखिए इसमें छोटे छोटे जो टर्म्स यूज होंगे वो सब आपको ब्लड के अंतर्गत ही पढ़ाए जाएंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं इसमें। तो रेड ब्लड सेल्स की बात कर लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स, इनकी अगर बात करें तो कई सारे पॉइंट यहां से बनते हैं इनमें, ठीक है। सबसे पहला अगर हम पॉइंट उठाएं तो इनका आकार जो है, या हम कहें इनका कलर की बात करें तो इनका कलर यानी इनका रंग जो होता है, इनका रंग किसके कारण आप जानते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ये जो हीमोग्लोबिन टर्म्स यूज हुआ है, शब्द यूज हुआ है, इसके बारे में हम बहुत तरीके से चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर का एक एक बाल खड़ा हो जाएगा, रोएं खड़े हो जाएंगे, सॉरी बाल नहीं, रोएं खड़े हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आरबीसी को जैसे ही कंप्लीट करेंगे वैसे हीमोग्लोबिन को बताएंगे। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्लियर है इतनी बात। अब एक पॉइंट आप समझिए, अगर इसके आकार की बात करें कि भाई इसका आकार कैसा होता है, यानी कितना होता है, तो याद रखिएगा 7.2 म्यू गोल परिधि की पैसे की तरह चपटी। ये सेल्स जो होती हैं उनके आकार की बात करें तो 7.2 म्यू गोल परिधि की पैसे की तरह क्या होती हैं, चपटी होती हैं। गोल पैसे परिधि की पैसे की तरह क्या होती हैं, आपकी चपटी होती हैं। सिक्का होता है उसकी तरह क्या होती हैं, आपकी ये चपटी होती हैं। क्लियर है इतनी बात। अच्छा, अब एक पॉइंट मैं आपको समझा देता हूं। जैसे यहाँ पर ये जो आप आरबीसी देख रहे हैं, इसको यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया, यहाँ पर निकाल लिया। ये आरबीसी हमने बना ली, ध्यान दे दीजिएगा मेरी बात को, ये आरबीसी हमने बना ली। ये आरबीसी एक हमने बना ली, ठीक है। ये आरबीसी सेल है, आरबीसी। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आरबीसी आप देख रहे हैं, इसमें जो आप केंद्रक देखते हैं, केंद्रक की अगर बात करें तो याद रखिएगा केंद्रक इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। जब केंद्रक इसमें नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें डीएनए भी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए मुख्य रूप से कहाँ पर रहता है, केंद्रक में ही रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से कहाँ पर रहता है, केंद्रक में ही डीएनए होता है। अब आरबीसी में केंद्रक नहीं होगा तो डीएनए नहीं होगा, और डीएनए नहीं होगा तो इससे डीएनए टेस्ट भी संभव नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इससे डीएनए टेस्ट भी संभव नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर इतनी बात, ठीक है। केंद्रक इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको और कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे जो RH प्रोटीन होता है, जिसको RH फैक्टर के नाम से जानते हैं, वो भी किस में मौजूद रहता है, आरबीसी में ही मौजूद रहता है। और अगर हम एक चीज और देखें, जो एंटीजन एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीजन और जो एंटीबॉडीज होते हैं, जिनमें से अगर आप बात करें हम एंटीजन की, तो एंटीजन किस में मौजूद रहता है, एंटीजन आपका इसी में ही रहता है, ठीक है। एंटीजन जो है वो इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट होता है। याद रखिएगा इसमें क्या होता है, एंटीजन आपका प्रेजेंट होता है। एंटीबॉडी की अगर बात करें तो वो आप सबको पता है वो कहाँ पर होता है, WBC में होता है। एंटीजन इसमें रहता है। अब आगे अगर बात करें, केंद्रक नहीं होता है, एंटीजन इसी में पाया जाता है। जो RH फैक्टर यानी RH जो प्रोटीन होता है वो भी कहाँ रहता है, इसी में ही मौजूद रहता है। ये कुछ बेसिक बातें आपको पता चली, ठीक है। अब अगर हम इसके जो है वो ब्लड के, रेड ब्लड सेल के विकास की बात करें, कैसे इसका विकास हुआ है, तो एक पॉइंट इसमें आप समझ लीजिए कि जन्म के पूर्व की अगर बात करें, या ऐसे आप समझ लीजिएगा कि आरबीसी की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट, सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसका,
हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण हमने करवा दिया। अब ये जो हीमोसाइटोब्लास्ट हैं, याद रखिए यही बाद में आरबीसी में विकसित हो जाती हैं। आरबीसी में क्या हो जाती हैं? विकसित हो जाती हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है जो आगे चलकर आरबीसी में विकसित हो जाती हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एक पॉइंट और मैं अगर आपको बताऊं कि जन्म के पहले क्या होता है कि जन्म के पूर्व जो बच्चा गर्भ में होता है उसमें आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में होता है। याद रखिए, जन्म के पूर्व की अगर बात करें, यहां पे देख लीजिएगा, जन्म के पूर्व आरबीसी का निर्माण अगर इसकी बात करता है तो कहां पर होता है? यकृत में होता है। ठीक है, जन्म के बाद की बात करें, जन्म के बाद आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है? वो आप सब लोग जानते हैं बोन मैरो में होता है, या हिंदी में कहें अस्थि के अंदर जो भरा हुआ मज्जा होता है, यानी अस्थि मज्जा में। क्लियर है इतनी बात? तो जन्म के पूर्व आरबीसी का निर्माण यकृत में और जन्म के बाद आरबीसी का निर्माण कहां पर होता है? बोन मैरो में। हमारे तुम्हारे में कहां हो रहा है? बोन मैरो में हो रहा है। बच्चा जब गर्भ में है, जन्म होने वाला है, उसके कुछ दिन पहले की बात करें, 1-2 महीने पहले की बात करें, तो यकृत में यानी लीवर में क्या हो रहा है? आरबीसी का निर्माण हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूं इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब आरबीसीज के बारे में अगर मैं आपको और कुछ पॉइंट बताना चाहूं तो देखिए, अगर आपकी बॉडी में आरबीसीज की संख्या सामान्य से अधिक हो जाए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके प्यार में हम संवरने लगे, ये वो नहीं है, वो दूसरा है, समझिए। आपके शरीर में आरबीसीज की संख्या, ठीक है, आरबीसीज की संख्या जो है वो सामान्य से अधिक, अगर इनकी संख्या सामान्य से अधिक हो गई है दोस्त आरबीसी की, तो याद रखिएगा, तो उसको कहा जाता है पॉलीसिथेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसिथेमिया। आरबीसी की संख्या आपके शरीर में अधिक, तो क्या हो गया है आपको? पॉलीसिथेमिया, या इस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीसिथेमिया। और दूसरा पॉइंट, अगर संख्या कम है, संख्या कम हो गई है, तो इसको कहा जाता है एनीमिया। इसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना है रक्त है क्या, रक्त की मात्रा, और साथ ही साथ रक्त का अध्ययन और उसकी संरचना, और संरचना में प्लाज्मा हमने पढ़ा है और आरबीसी हमने पढ़ा है। इसके बाद डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आगे चीज़ों को बढ़ाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है अपलोड करने की बहुत अच्छी सुविधा नहीं है मेरे पास। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने कम से कम 10 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।